ओके बेटा, सो बेसिकली हमें आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है इस यूनिट का, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पे बात कर रहे हैं कल। और कल के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट रूट्स डिस्कस किए थे, वो रास्ते डिस्कस किए थे जिनसे ट्रेड हो रहा था अर्ली 90s में या 90s से पहले भी। और उन रास्तों को मैंने सिल्क रूट्स के नाम से कहा था कि ये सिल्क रूट्स होते हैं बेसिकली। इन पे ज़्यादातर सिल्क का ही ट्रांसपोर्ट होता था, तो इसीलिए इनको सिल्क रूट्स कहा जाता था। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला कि उन रूट्स से डिजीजेस भी ट्रांसफ़र हुई, उन रूट्स से बाकी कल्चर भी ट्रांसफ़र हुआ, और उन रूट्स से बहुत सारी चीज़ें और भी ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, सो वो हमने कल डिस्कस किया था कल के क्लास में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स। ठीक, कल तक हमने 19th सेंचुरी पढ़ा था। अब हम 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंड बेसिकली आफ्टर 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर या 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1815 टू 1914। दिस एरा के बारे में हम बात करेंगे। देखो बेटा, इस एरा में दुनिया बहुत चेंज हो गई। इस टाइम पीरियड में दुनिया ने बहुत कुछ चेंजेस को देखा। अब वो चेंजेस क्या थी? वो चेंजेस इकोनॉमिक भी थी। इकोनॉमिक का मतलब है बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी थी जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हुई, उनके पास पैसा आया। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी थी जिनसे पैसा चला गया, जो गरीब हो गए। इसमें पॉलिटिकल चेंजेस भी हुई। मतलब आपको इस एरा में एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखने को मिलेंगी कि हुकूमतें गिरी। ठीक है, अलग अलग जगह पर लीडर्स नए नए बने, हुकूमतें क्रिएट होगी। ठीक, पावरफुल क्लासेस आ गए। ठीक है, वो पॉलिटिकल चेंजेस। सोशल चेंजेस भी आपको मिलेंगी कि कल्चर चेंज हो गया लोगों का। ठीक है, कंटिन्यूसली लोगों के वो रस्म रिवाज, थिंकिंग, आइडियोलॉजी चेंज होती गई। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आया इस एरा में। ठीक है, तो ये इन सारी चेंजेस की वजह से, इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, पॉलिटिकल, सोशल या कल्चरल चेंजेस की वजह से दुनिया जो है बहुत चेंज हो गई। ठीक है, सोसाइटी जो है वो बहुत हद तक चेंज हो गई। उसी चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए बेटा, अगर हम बात करें इस एरा की, तो इकोनॉमिस्ट्स ने, इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों ने तीन तरह के फ्लोज की बात की है। उन्होंने कहा है कि तीन तरह की चीजें, तीन तरह के मसले मसाइल फ्लो होते रहे। कौन कौन से एक्सचेंजेस थे, कौन कौन से फ्लोज थे? वो पहला फ्लो जो था वो था फ्लो ऑफ ट्रेड। ये कहते हैं कि इस जमाने में सबसे ज्यादा ट्रेड फैला। 19th सेंचुरी में ट्रेड फैला, गुड्स का ट्रेड, जिसमें मैं आपको बताऊं क्लोथ और वीट, दो चीजों का ट्रेड। क्लोथ का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मैंने सिल्क की आपको एग्जांपल दी। हालांकि सिल्क एक एग्जांपल नहीं है, कॉटन भी इसमें आता है, वूल भी इसमें आता है। ठीक है, और इसी तरह से वीट, वीट भी बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगा है। जिन कंट्रीज़ के पास वीट था वो सिल्क रूट्स का इस्तेमाल करके बाकी कंट्रीज़ को बेचने लगे। ठीक है, पैसे कमाने के लिए, गोल्ड कमाने के लिए, सिल्वर कमाने के लिए। जो मैं बोल रहा था कल, एक्सचेंज नहीं होते थे उस ज़माने में पैसे, बल्कि एक्सचेंज होता था गोल्ड और सिल्वर। तो ये पहला तरह का फ्लो था, मतलब ट्रेड फ्लोरिश हो गया। ठीक है, तिजारत फैल गई। दूसरे तरह का जो फ्लो था ना, इट वाज लेबर। लेबर का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब जॉब की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और वो भी इन्हीं सिल्क रूट्स का इस्तेमाल करते थे, जिनके बारे में हम कल जान चुके हैं। ठीक है, तो ये दूसरी तरह का फ्लो था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फ्लो ऑफ ट्रेड, सेकंड इट वाज फ्लो ऑफ लेबर, एंड थर्ड इट वाज फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी किए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गए और वहां पर कारोबार सेटअप किया, तिजारत सेटअप किया। ठीक है, इस तरह का मतलब कैपिटल भी फ्लो हुआ। तो तीन तरह की चीजें इस जमाने में फ्लो हुई। सबसे पहले तिजारत फैली, ट्रेड फैला। दूसरी बात लेबर, यानी लोग इस रास्ते से आते जाते थे, इन रास्तों से, सिल्क रूट से आते जाते थे, और जो है ना, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन किया करते थे। और तीसरा, कैपिटल का फ्लो होने लगा। ठीक है, तो ये तीनों तरह के जो फ्लोज थे ना, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये तीनों फ्लोज इंटरकनेक्टेड है, और इसी वजह से सोसाइटी में काफी बड़ी चेंज आ गई इस पीरियड में।
चलिए देखिए हुआ क्या बेसिकली, वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, देखो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि पहले ज़माने में क्या कहते थे कि अगर कोई मुल्क, अगर कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब यह है कि वो खुद से फूड बना रहे हैं, जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है सबको वो फूड दे रहे हैं, सबको वो फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तब कहते थे कि ये कंट्री तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ये कंट्री अच्छी खासी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे है, अगर ये अपने सारे लोगों को अच्छे से खाना वगैरह खिला पा रहे हैं तो मतलब इनके यहाँ उतना प्रोड्यूस होता है जितना कि इनकी पॉपुलेशन पर खर्चा है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि धीरे धीरे करके किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन फिक्स नहीं रहती है, पॉपुलेशन हमेशा ग्रो करती है ना। तो पॉपुलेशन ग्रो करने लगी, ठीक, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप में पॉपुलेशन ग्रो करने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और नतीजा क्या निकला, फूड की डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा फूड आपको चाहिए अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। तो ब्रिटेन के पास कोई चारा नहीं था, इनको फूड चाहिए था, क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, देयरफॉर इनको फूड चाहिए था, ठीक। डिमांड फॉर द फूड बेसिकली गॉट इंक्रीज्ड इन द ब्रिटेन। सो इस वजह से क्या हुआ, जब ब्रिटेन में फूड नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, फूड अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग ब्रिटेन में रहते थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, वो चलने लगे और अर्बन की तरफ, शहरों की तरफ आने लगे, ताकि वो अपने लिए रोजगार तलाश कर सकें और अपने लिए फूड का इंतजाम कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से माइग्रेशन होने लगी, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, ठीक है। और जब अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होती है, ये तो कॉमन सेंस है कि जब गांव से लोग शहरों की तरफ आएंगे तो व्हाट विल हैपन, उनको इंडस्ट्री चाहिए, उनको काम चाहिए फिर, और नतीजा ये निकला इस माइग्रेशन का कि इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, ठीक है, फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, और नतीजा ये निकला कि अब वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट चाहिए, ठीक है। और वो इनपुट क्या है, एग्रीकल्चर से आता है। हर किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल लगभग एग्रीकल्चरल मटेरियल ही होता है ना। तो अगेन डिमांड बढ़ने लगी किस चीज की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, ठीक है। मैं आपको फिर से ये कहानी समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप समझेंगे। सबसे पहले हुआ ये कि जब ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो फूड वहां पे कम हो गया, और फूड की डिमांड में, फूड की तलाश में बहुत सारे लोग गांव से चल के अर्बन शहरों की तरफ आने लगे, और नतीजा ये निकला कि शहरों में इंडस्ट्रीज बढ़ गई। जब इंडस्ट्रीज बढ़ गई तो इंडस्ट्री वालों की डिमांड बढ़ गई कि भाई हम लोगों को चाहिए एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल हम लोगों को चाहिए। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, तो अगर किसी कंट्री को एग्रीकल्चरल चीजों की ज्यादा जरूरत है और अपने यहाँ वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे, शाबाश, वो काम करेंगे, वो बाकी कंट्री से ले लेंगे, वो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, बाकी कंट्री से वो एग्रीकल्चरल आइटम्स लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो सिमिलरली ब्रिटेन ने भी किया, बाकी कंट्रीज से एग्रीकल्चरल आइटम्स लेना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारा फूड मटेरियल, बहुत सारा एग्रीकल्चरल आइटम बाहर की कंट्रीज से फ्लो होने लगा और वो ब्रिटेन आने लगा। नतीजा क्या निकला इससे कि वहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे, वहाँ के जो लोकल एग्रीकल्चरल पीपल थे, वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गए, क्योंकि उनकी चीज़ें अब बिकने नहीं लगी थी, उनकी चीज़ें कम कम बिक रही थी अब। इट इज़ बिकॉज अब बाहर से सब कुछ आ रहा था। तो उन्होंने गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट किया कि आप क्या करो, आप इम्पोर्ट पर बैन लगा दो, ठीक है, आप बाहर से चीज़ें मत मंगवाओ, बल्कि आप हम ही लोगों से चीज़ें खरीदो। हालांकि उनके पास थे कम चीज़ें। ये पर्टिकुलरली मैं कॉर्न की बात कर रहा हूँ, कॉर्न की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली कॉर्न के केस में ऐसा हुआ। बाहर से जब ज्यादा कॉर्न आने लगा तो लोकल लोग जो कॉर्न उगाते थे उन्होंने कहा कि भाई, गवर्नमेंट को कहा कि आप बैन लगा दो, ठीक है, इस कॉर्न के इंपोर्ट पे, मतलब अब बाहर की कंट्री से कॉर्न मत खरीदो। तो नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ा, और कुछ लॉज गवर्नमेंट लेके आई जिनको बोलते हैं कॉर्न लॉज, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, इन लॉज के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी कंट्री को इजाजत नहीं थी कि वो ब्रिटेन में कॉर्न सप्लाई करे, ठीक है, इंपोर्ट करे, ठीक। तो ये चीजें यहाँ पर हुई, ठीक है। लेकिन नतीजा क्या निकला, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था कोई, बाहर से तो कॉर्न आ नहीं रहा था, और अपने लोगों से वो खरीदना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपने लोग उनको बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे दे रहे थे।
लोकल या डोमेस्टिक कॉर्न बहुत सारे हाई प्राइस पे मिलता था, और इंटरनेशनल बाहर से जो कॉर्न आता था वो कम कीमत पे पड़ता था। नतीजा ये निकला कि उन्होंने बहुत ज्यादा ये किया, प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कि देखो, गवर्नमेंट से कहा कि देखो, आपने बाहर से कॉर्न नहीं मंगाना है, आप बोल रहे हो कि बाहर से कॉर्न नहीं मंगाएंगे, ठीक है, तो हमें ये जो कॉर्न जो हमारे यहाँ निकलता है, अपनी कंट्री में हमें निकलता है, ये तो सस्ता दिलवाओ। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। मतलब जो डोमेस्टिक कॉर्न था वो महंगा था। तो इस जिमन में क्या हुआ, इंडस्ट्री वालों ने मुहिम चलाई, ठीक है, प्रोटेस्टर्स होने लगे, ठीक है। लेट मी शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स। ये देखिए बेटा, दीज आर बेसिकली, ये पिक्चर आपको क्लियरली बताएगी। ये जो यहाँ पे है ना, ये एक असेंबली है, बहुत सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं, आए हुए हैं, और इन सब की एक ही डिमांड है कि बाहर से कॉर्न मंगाया जाए, ठीक है, क्योंकि लोकल कॉर्न बहुत महंगा हो चुका है, ठीक है। ये कहते थे फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब है, आप यहाँ पे देखो इनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी हैं, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कि बाहर से अगर कोई चीज आ रही है तो कोई मसला नहीं, उसको आने दो, ठीक है, उसको आप आने दो, हमें इंडस्ट्री चलानी है, हमें जरूरत है, ठीक है। तो इसके बाद जब ये मुहिम चली, जब ये प्रोटेस्टर्स होने लगे, तो ये प्रोटेस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, यहाँ तक कि आप देखो कि इस पे बुक्स भी लिखी गई, जैसे कि चार्ल्स स्मिथ, जॉन जेम्स कैथवुड की बुक ट्रैक्स ऑन द कॉर्न, ट्रेड एंड कॉर्न लॉज, इस पे बुक छपने लगी, अखबार निकलने लगे, प्रोटेस्टर्स होने लगे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिल बैठ के डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, अब ये जो कॉर्न बाहर से आ रहा है इस पे बैन हटा देते हैं, और जो भी कॉर्न बाहर से आ रहा है उसको एलो करते हैं, उसको खरीदते हैं। और फाइनली कॉर्न लॉज को एबॉलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया, और बाहर से कॉर्न फ्लो होने लगा, बाहर से बहुत सारा कॉर्न आने लगा ब्रिटेन में, और वो भी सस्ती कीमतों पर इंडस्ट्री के लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां तक तो आप समझ गए कि मैंने क्या कहा आप लोगों से। चलिए, गेटिंग मी और नॉट? यस सर। ओके, चलिए ठीक। सर इन्होंने रेट्स क्यों बढ़ा दी? क्योंकि देखो यार, अगर ऑप्शन ये है कि अगर बाहर से कॉर्न नहीं आ रहा है, बाहर से चीजें नहीं आ रही हैं ब्रिटेन में, तो लोकल लोग क्या करेंगे? लोकल लोग तो ओब्वियसली दाम बढ़ाएंगे ना। आप सोचो, वनकस तोमुल कर सप्लाई फॉर एग्जांपल पंजाब, ठीक है, कल को अगर पंजाब से चावल नहीं आएंगे तो क्या लगता है कशिर बढ़ावन ना तोमलस रेट पाने, क्योंकि उनको पता है बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। वो तो ऑब्वियसली बढ़ाएंगे ना। ठीक, अब अगर हमारे यहाँ पे ये चावल बैन हो जाते हैं बाहर से, ठीक है, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि भाई हमें तो सस्ता मिलता था, आपने बैन क्यों करवा दिया? बाहर का हाँ। हमें खरीदना है क्योंकि बाहर का सस्ता है, हम यहाँ के लोगों से नहीं खरीदेंगे, हम कशर तोमुल मैल कहें क्या द्रोग वनो ना, हम सब प्रोटेस्ट पे निकलेंगे हाँ ना ऑब्वियसली। तो जी सर। सेम सिचुएशन इनके साथ भी हुई, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे एक और चीज है, वो ये है कि हुआ ये कि जब कॉर्न, सिमिलर स्टोरी इफ यू रिपीट, इट्स नॉट ओनली कॉर्न, इसी तरह की स्टोरी बाकी चीजों के साथ भी हुई, ठीक है। सेम स्टोरी रिपीट होती है कॉटन के साथ, सेम स्टोरी रिपीट होती है सिल्क के साथ, और भी चीजों के साथ, सब चीजों के साथ सेम टू सेम स्टोरी है, ठीक है। मतलब पहले तो उनको बैन कर दिया गया, लेकिन बाद में अंडर प्रेशर में आके उसको हटा दिया बैन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्यों बढ़े, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिश का जो एग्रीकल्चर था ना, मतलब जो लोकल यहाँ पे आइटम्स ब्रिटिश एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होते थे, वो बाहर के आइटम्स के साथ compete नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एक तो बाहर से जो कॉर्न आता था वो सस्ता था, ठीक है। दूसरी बात, वो क्वालिटी में भी अच्छा था। तो लोकल लोग जो कॉर्न उगाते थे, ठीक है, वो कॉर्न जो है वो उतना अच्छा क्वालिटी का भी नहीं था, ठीक है। अगर वो उतना अच्छा क्वालिटी का भी नहीं था, तो लोकल लोग जो लोग हैं वो उसको क्यों खरीदेंगे, ठीक है। किसी ने भी खरीदने से इनकार कर दिया, ठीक है। और नतीजा क्या निकला इसमें?
नतीजा ये निकला बेटा कि ये जो लोकल लोग थे, जो कॉर्न उगाते थे, जो लोकल ज़मींदार थे, ब्रिटिश ज़मींदार, इन्होंने बेचारों ने धीरे-धीरे करके कॉर्न या किसी भी चीज़ की पैदावार करना बंद कर दिया और नतीजा ये निकला कि ज़मीन बंजर पड़ने लगी, अनकल्टिवेटेड, और बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में, जो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड थे, वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। दे वर थ्रोन आउट ऑफ द वर्क। अच्छा, तो हुआ ये कि जो लोकल ज़मींदार थे, वो बेरोज़गार हो गए क्योंकि अब वो कॉर्न उगाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर उगाएँगे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो वो भी क्या करने लगे, वो लोग भी अब उठ के शहरों की तरफ जाने लगे, माइग्रेशन करने लगे शहरों की तरफ। शाबाश! वो शहरों की तरफ चलने लगे और एग्रीकल्चरल काम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कम होने लगा। लेकिन इससे फ़ायदा एक हुआ कि लोकल कॉर्न महँगा मिलता था और जो बाहर से कॉर्न आ रहा था, वो सस्ता पड़ रहा था। तो ब्रिटिश के लोगों ने काफ़ी कंज़्यूम किया इस कॉर्न को, काफ़ी खाया-पिया, ठीक है? इस वजह से इसका प्राइस कम हो गया था, कॉर्न का प्राइस कम था उस टाइम पे। लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो लोग शहरों की तरफ गए, जो बेरोज़गार हो गए थे, वो शहरों की तरफ चले गए और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो गई। इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी और बहुत सारे लोगों की इनकम जो है वो बढ़ने लगी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न यूरोप की, यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बहुत सारी जगह पर ज़मीनों को साफ़ कर दिया गया, ठीक है? ज़मीन साफ़ कर दिए गए और ब्रिटिश की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि ज़मींदारों को बोला जाए ज़मीन पर उगाया जाए ये कॉर्न वगैरह। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत थी, क्योंकि जब शहरों की तरफ लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, वो हवा में तो नहीं चलेंगी ना, उनको इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट ने इनको मजबूर किया कि आप लोग क्या करो, आप कॉर्न उगाओ, आप सारी चीज़ों को उगाओ। तो धीरे-धीरे करके गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया लोगों की लोकल राय में कि आप लोग क्या करो, कॉर्न को उगाना स्टार्ट कर दो या बहुत सारी और भी आइटम्स है उनको उगाना स्टार्ट कर दो। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ बनती है, वो ये कि जब गाँव से शहरों की तरफ लोग आते हैं ना, तो उनको रहने के लिए मकान भी चाहिए, सेटलमेंट्स भी चाहिए, और अगर मकान चाहिए तो मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? और अगर आपके पास पैसा है तो मज़दूर भी चाहिए, है ना? तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी और भी कंट्री से माइग्रेशन होने लगी शहरों की तरफ, ताकि वहाँ पर लेबर की डिमांड जो है, लेबर मतलब लोग मज़दूरी कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए थे और अब उनको बनाना था, सेटलमेंट चाहिए थी, मकान चाहिए था, ठीक है? ये हुआ बेसिकली इस पीरियड में। तो इस तरह से क्या हुआ कि गाँव से लोग शहरों की तरफ आए और शहर जो है धीरे-धीरे करके बढ़ने लगे और अर्बन सेंटर्स क्रिएट हो गए। बहुत सारे अर्बन सेंटर्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर। बेसिकली ये आयरिश इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे। ये इमिग्रेंट्स हैं जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और ये अभी शिप का वेट कर रहे हैं। ये किसी शिप का वेट कर रहे हैं ताकि वो इन लोगों को गाँव से शहरों की तरफ ले जा सकें। और ये दूसरी पिक्चर में आप देखो शिप्स पर कितनी भीड़ है, कितने सारे लोग एक ही शिप पर चढ़े हुए हैं, ठीक है? ताकि वो गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेशन कर सकें। These pictures clearly show us कि in how many large numbers people were migrating from villages to cities in that case, okay? So हुआ ये। अच्छा, तो इस तरह से शहरों में अब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लेबर भी आने लगा शहरों में, ठीक है? लेबर मूवमेंट का मतलब आप समझते हो कि लेबर्स वगैरह भी फ्लो होने लगे, ठीक है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इम्पॉर्टेंट ये भी बनता है कि फूड जो है ना, फूड, अब फूड रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। मतलब ये नहीं कि फार्मर अब सिर्फ अपने लिए फूड ग्रो करता था, ऐसा नहीं था। बल्कि चूँकि अब रास्ते भी बहुत सारे थे, ठीक है? तो फार्मर एक तो अपने लिए भी फूड प्रोड्यूस कर रहा था और दूसरी जगह पर भी, बहुत सारी जगह पर वो फूड ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा था। क्योंकि अब तो अच्छा खासा नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज़ है, सब कुछ बन चुका था, तो मसला कोई नहीं था। तो फूड जो है बहुत सारी दूर मुल्कों से भी आने लगा और जो है यहाँ पे ब्रिटिश वगैरह में वो फ्लो होने लगा, ठीक है? तो ये सारी ड्रामेटिकल चेंजेस हुई, ठीक है? अब बेटा ये बात सिर्फ फूड की नहीं है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, ये बाकी चीज़ों की भी है, ठीक है? तो चूँकि मैंने अभी आपको कहा इंडस्ट्रीज़ बढ़ी और इंडस्ट्रीज़ को चाहिए एग्रीकल्चरल इनपुट और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स आपको चाहिए, ठीक है? तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अगर मैं इंडिया की एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी कनाल्स, इरिगेशन कनाल्स बनाई, ठीक है? और वहाँ पे जो सेमी एरिड
सेमी डेजर्ट एरियाज थे, जैसे कि वो एरियाज थे जो बंजर हो चुके थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया, ठीक है, और वहां पर वीट और कॉटन उगाना शुरू कर दिया ताकि वो ब्रिटिश बेच सके और वहां की डिमांड को फुलफिल किया जा सके, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझ लो, आपके ब्रिटिश के पास खुद उतनी जमीन नहीं थी कि वो उतना एग्रीकल्चरल चीजें प्रोड्यूस कर सके कि उनकी इंडस्ट्रीज में काफी हो, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश ने बाकी जगह पर कब्जा करना स्टार्ट किया, ठीक है, बाकी मुल्कों पे कब्जा करना स्टार्ट किया। और जैसे ये कब्जा स्टार्ट हुआ ना, वहां के लोगों को वहां की जमीन जब उन्होंने कब्जा कर ली, दूसरे मुल्कों की जमीन, तो वहां पर वो उगाने लगे, कॉटन उगाने लगे, वीट उगाने लगे, ठीक है। और उस चीज को, कॉटन वीट वगैरह को, जो दूसरी कंट्रीज में वो उगाया करते थे, फिर वो अपनी कंट्री यानी ब्रिटिश में ट्रांसफर किया करते थे उसको। ये आपको याद रखना है, ठीक है। या मैं आपको बोलूं, जैसे कि ब्रिटिश ने यहाँ पे तो फॉरेस्ट्स क्लीन कर दिए, बहुत सारे फॉरेस्ट्स ऐसे थे जिन्होंने साफ कर दिए पूरी तरीके से, और वो लकड़ी वगैरह जो थी वो उन्होंने भेजी अपने यहाँ ब्रिटेन में, ठीक है, ताकि वहाँ की इंडस्ट्रीज को अच्छे से रन किया जा सके। इस तरह इन्होंने यहाँ पे, या आपने क्लास 8th में, लोअर क्लास में एक चीज़ पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिगो। इंडिगो उगाया करते थे यहाँ के फार्मर्स, डाई थी, डाई एक इंपॉर्टेंट डाई, वो यहाँ के फार्मर से, इंडियन फार्मर से ज़बरदस्ती उगाई जाती थी, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती किया जाता था कि आप उगाओ इस चीज़ को, और फिर वो डाई ट्रांसफ़र की जाती थी, ट्रांसपोर्ट किया जाता था उसको ब्रिटेन में, ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज आराम से चल सके, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ब्रिटेन खुद अपनी ही कंट्री में एग्रीकल्चर नहीं करता था, बल्कि उन्होंने बाकी कंट्रीज पर भी कब्जा जमा के रखा था, और वहां पर भी वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन जो भी वहां से एक्सपोर्ट निकलता था, एग्रीकल्चरल का मटेरियल निकलता था, वो अपनी कंट्री ब्रिटेन में ट्रांसफर किया करते थे। ओके, नाउ ये तो हो गया कि किस तरह से शहर बने, ये एक स्मूथ और स्लो प्रोसेस था। ओके, अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी पे। देखो बेटा, 19th सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की थी। तीन अहम चीजें। सबसे पहले रेलवे डेवलप हुआ। रेलवे जब डेवलप हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट फास्ट हुआ, फूड ट्रांसफर होने लगा, लेबर ट्रांसफर होने लगा, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगा रेलवे की वजह से। स्टीम शिप्स आ गई थी, स्टीम शिप्स, ठीक है, वो शिप्स जो भाप से चलती है, मतलब इवापोरेशन की मदद से चलती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर जो शिप्स चलती हैं, ठीक है, स्टीम शिप्स बनने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ इन्वेंट किया गया, ठीक है। इस वजह से 19th सेंचुरी में वर्ल्ड काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया। रेलवे और स्टीम शिप्स ने तो कम्युनिकेशन, ये ट्रांसपोर्ट का काम किया, वाइल एज टेलीग्राफ ने कम्युनिकेशन का काम किया, तो ये बढ़ने लगे, ठीक है। मैं ये इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि रेलवे बढ़ने लगा, ठीक है, फास्टर रेलवेज अवेलेबल हो गए, लाइटर वैगन्स अवेलेबल हो गए। लाइटर वैगन्स का मतलब होता है कि जो ट्रेन्स थी, ठीक है, वो ट्रेन्स ट्रांसपोर्ट के लिए, चीज़ों को इधर उधर ले जाने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होने लगे, ठीक है। सिमिलरली बड़ी बड़ी शिप्स का इस्तेमाल किया गया फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। यानी जब फील्ड से फूड प्रोड्यूस होता था उसको जल्दी जल्दी मार्केट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल समझाता हूँ मीट की। मीट का मतलब है गोश्त, आप समझते हो इस चीज को। देखो, पहले क्या होता था, एनिमल्स को जिंदा ले जाया जाता था अमेरिका से यूरोप, और फिर उनको वहां पे मारा जाता था, फिर खाया जाता था, ठीक है, बेचा जाता था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये लोग अमेरिका में ही उनको मार देते, अमेरिका में ही उनको जो है ना जबह कर लेते, तो वो वहां तक पहुंचते पहुंचते, यूरोप तक पहुंचते पहुंचते तो उसमें बदबू आ जाती, वो खराब हो जाता। लेकिन इस चक्कर में क्या होता था, जब ये जिंदा जानवरों को ले जाते थे, अगर कोई उनमें से बीमार होता था, पूरी शिप के जानवर बीमार होते थे, तो ये अनफिट हो जाता था खाने के लिए। फिर 19th सेंचुरी में हुआ क्या, 19th सेंचुरी में रेफ्रिजरेटर की इन्वेंशन आई, है ना, फ्रिज की इन्वेंशन हुई, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, अब ये अमेरिका में ही जानवरों को ज़बह करते थे, ज़बह करने के बाद उनका गोश्त रेफ्रिजरेटर में डालते थे, और उसके बाद ले जाते थे कहाँ पे, शाबाश, उसके बाद ले जाते थे यूरोप में, ठीक है। और नतीजा क्या निकला इस चीज़ का, ज़रा सोचो। नतीजा ये निकला कि कॉस्ट कम हो गया प्राइस का, ये मीट का। क्यों? क्योंकि अभी जिंदा लेके जाना पड़ता था, एक बोट में कम आते थे, देखभाल ज्यादा करनी पड़ती थी, रास्ते में वो फूड खाते थे, वो फूड देना पड़ता था। लेकिन अब जब आप वो उनको जबा करते थे अमेरिका में ही,
फूड खाली यानी मीट उनका खाली ट्रांसफर किया जाता था, तो मीट तो सस्ता हो गया ना, और जब मीट सस्ता हो गया तो लोग ज्यादा से ज्यादा खाने लगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल आपको बताई कि शिप्स की वजह से किस तरह से ये चीज जो है वो डेवलप हुई। ठीक, तो आप इस चीज को समझो कि ट्रेड फ्लोरिश हो गया, मार्केट एक्सपेंड हो गए, मार्केट बनने लगे, ट्रेड बढ़ता गया। लेकिन बेटा, आप सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर नजर मत डालो, आप सिर्फ इतना मत देखो कि इस टेक्नोलॉजी से फायदा ही हुआ, नहीं, इस टेक्नोलॉजी से नुकसान भी हुआ। जहां जहां पर ब्रिटिश इन रास्तों का इस्तेमाल करके गए, जहां जहां पर ब्रिटिश रेलवे की मदद से गए, जहां जहां पर ब्रिटिश शिप्स की वजह से गए, नए नए रास्तों की वजह से गए, वहां पर उन्होंने उन लोगों की आज़ादी को छीन लिया। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश स्टार्ट में इंडिया क्यों आया था? ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फिर कब्जा ही जमा लिया। ठीक है, हिंदुस्तानी लोगों की फ्रीडम छिन गई। ठीक है, इंडियन पीपल की फ्रीडम खराब हो गई। ठीक, तो इन्होंने इसको एक जो है ना जबरी कब्जे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मतलब ये जो हो गया ना, अब ब्रिटिश के अंडर आ गया। समझ आई मेरी बात? तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में, इन रास्तों के चक्कर में, इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में, जो उन्होंने अपनी फ्रीडम बेचारों ने लॉस कर दी, उनकी फ्रीडम खत्म हो गई। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंटली इसमें याद रख सकते हो। ठीक है, मतलब फायदा ही नहीं है, नुकसान भी होते हैं बहुत सारे इसके। ठीक है, तो ये चीज, okay, I think in this class it is sufficient. We'll be discussing things later on, inshallah, next